Hello everyone. Today we will start the discussion of NDA एग्ज़ाम. ठीक है, एनडीए का जो एग्ज़ाम हुआ था इस साल अप्रैल में, उसके पेपर का डिस्कशन आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का. ठीक है, देखो ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाह रहा हूँ. ठीक है, ये जो वीडियो है ये दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगी. हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये बेनिफिशियल है. ठीक है ना, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स आप इसे देख सकते हैं. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हमने लिखे हैं ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन आप इसको देखकर पैनिक नहीं होना है. ठीक है, आपको मैं पूरा हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा, सारी चीज़ें हिंदी में भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो बस आप लोग तो वीडियो को अच्छे से देखिए. ठीक है, और कोई चीज़ अगर डाउट रहे आपका तो बिल्कुल आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर. ठीक है ना, ईमेल आईडी पर और लास्ट में मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर. ठीक है, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे. देखो इस पेपर, ये पेपर की बात करें अपन तो एनडीए 2021, एनडीए 2021 में का ये जो पेपर है ये अप्रैल में हुआ है. इस साल अप्रैल में पेपर हुआ है. अगर अपन बात करें लेवल का, तो मैथमेटिक्स के पेपर का जो लेवल था वो इजी था, इजी लेवल का पेपर आया था. ठीक है ना, बहुत ही इजी लेवल का पेपर आया था. इसे इजी बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी 11th प्लस 12th बहुत ही अच्छे से क्लियर रखनी है. ठीक है ना, जिस स्टूडेंट्स ने अपना 11th और 12th पे पूरा फोकस किया है, 100% अपना दिया है, ठीक है, अच्छे से मेहनत की है, तो उस स्टूडेंट के लिए ये पेपर बहुत ही ईजी था. ठीक है ना, तो इस पेपर में मैं आपको इसका सॉल्यूशन के साथ साथ कुछ जो कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज़ हो रहे हैं वो भी मैं आपको साथ में बताता हुआ चलूँगा, ताकि जिसको को वो कॉन्सेप्ट्स पता नहीं है तो वो आप लोग नोट डाउन कर लें. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है 10x इक्वल टू -3/4. 10x की वैल्यू किसके इक्वल है, 10x इज इक्वल टू -3/4 है. ठीक है, और x कौन से क्वाड्रेंट में है, x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश. क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, चतुर्थांश. ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश. तो देखो कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन मैं जो सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच होगी वही आपको बताऊंगा. ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ. ठीक है, 4 चतुर्थांश होते हैं. अब यहाँ पर अपन बात करें तो x जो है वो एक एंगल का काम कर रहे हैं हम. x किसका काम कर रहा है, एंगल का. देखो यहाँ पर 10 के साथ यहाँ पर क्या आ रहा है, x आ रहा है ना, तो 10 के साथ तो एंगल ही आएगा. तो यहाँ पर x किसका काम कर रहा है, एंगल का काम कर रहा है. अब यहाँ पर अपन बात करें तो x की वैल्यू कौन से चतुर्थांश में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है. सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा सेकंड क्वाड्रेंट की अपन नॉलेज ले लेते हैं. यहाँ पर आपको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू के बारे में बोला है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी. तो सेकंड क्वाड्रेंट की अगर अपन बात करें तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो तो होगी पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है. और यहीं पर अगर अपन बात करें कॉस की, तो कॉस एक्स की वैल्यू जो है सेकंड क्वाड्रेंट में वो क्या हो जाती है, नेगेटिव. ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस एक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी. ठीक है, साइन तो पॉजिटिव होगा और कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा. अब यहाँ पर आपसे क्या बोला है, आपको यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी है. साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की आपको वैल्यू बतानी है कितनी होगी. तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस आइडिया तो लगा ही सकते हैं कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी. देखो क्या होगा, साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है. तो जो ओवरऑल रिजल्ट निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, नेगेटिव ही निकलेगा. प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना. तो अब यहाँ पर अगर अपन ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता. अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हुए हैं, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. इन दोनों में से ही कोई एक आपका आंसर होगा. आंसर कैसे निकालेंगे, चलिए उसकी अपन बात करते हैं. देखो, तो इसका जो ईजिएस्ट मेथड है वही मैं आपको बता रहा हूँ. साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की आपको वैल्यू निकालनी है. आप क्या करो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो कॉस एक्स से. साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स. कॉस एक्स से डिवाइड किया है तो कॉस एक्स से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है ये तो बन जाएगा टेन एक्स. ये तो क्या बन गया, टेन एक्स.
कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर एक्स को आप ऐसे भी ले सकते हो कि tan एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को अगर आप डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ये तो पता है ना क्यों होता है, कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है, कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 1/sec एक्स के इक्वल होती है ना। तो यहाँ से अगर अपन कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू की बात करें तो वो 1/sec स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाती है, इसी वजह से हमने यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स लिखा है। लेकिन आपको जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे, वो वैल्यू गिवन है tan की। देखो tan की वैल्यू गिवन है, तो सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स को अगर हम tan के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की जो वैल्यू है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल बन जाएगी, देखो tan के फॉर्म में अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब tan x की वैल्यू आपको गिवन है ना, यहाँ पर रख दो बस, आंसर आ जाएगा आपका। तो tan x की वैल्यू कितनी है, देखो -3/4 डिवाइडेड बाय 1 + -3/4 का स्क्वायर बन जाएगा 9/16। ठीक है, तो ये होगा -3/4 इंटू 16 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 25, एलसीएम लेंगे तो ऐसा ही आएगा। 4 से 16 कैंसिल होगा 4 टाइम्स, तो ये कितना बन जाएगा, देखो 4 × 3 तो -12 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आपका सही आंसर है। -12/25 आ रहा है ऑप्शन डी। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11th में आपकी आई हुई है और आप अच्छे से पढ़कर आए होंगे। ठीक है, और जो भी अगर एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे तो वो मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँगा इस वीडियो में। ठीक है, एक बात मैं आपसे और बोलना चाहूँगा, ये जो पेपर है, पेपर बहुत ही ज़्यादा लेंदी था, मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे थे मैथ्स के, तो एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इसे पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे। अभी पार्ट 1 में जितना कवर हो पाएगा उसके आगे से हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है आपसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, कॉसेक 7π/6 इंटू सेक 5π/3। आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि इसका मान किसके बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये भी देखो ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्री का था, सेकंड क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड आ गया था। देखो तो यहाँ पर आपको क्या बोला है, देखो यहाँ पर आपसे बोला है कॉसेक 7π/6 इंटू सेक 5π/3, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखो ये जो एंगल आ रहे हैं ना, ये थोड़े बड़े एंगल हैं, तो आपको क्या करना है, इनको छोटे एंगल्स में ब्रेक कर देना है। तो ब्रेक करने का मेथड आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है कि डिनोमिनेटर में जो हर में जो भी संख्या आती है ना, आपको ऊपर उसी का कोई गुणांक बनाना है। ठीक है, मतलब ऊपर आपको एक ऐसी संख्या बनानी है जो हर की संख्या से विभाजित हो सके, डिवाइड हो सके। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देखो 7π है, तो 7π को अपन 6π + π लिख सकते हैं क्या, डिवाइडेड बाय 6। तो फ़ायदा क्या होगा, देखो करोड़ों का फ़ायदा होगा ना यहाँ पे। आप करोड़ों का फ़ायदा कैसे हुआ ये तो आपको बाद में पता चलेगा जब आप सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 6 से 6 डिविजिबल है, दैट्स वाई हमने इसको 6π में ब्रेक किया है। सिमिलरली देखो यहाँ पर जो सेक 5π/3 है, तो 5π को मैं 6π - π लिख सकता हूँ क्या, 6π - π डिवाइडेड बाय 3। ऐसा क्यों किया, बिकॉज देखो 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। चलो इनको थोड़ा और सेपरेट अपन कर देते हैं, तो ये बनेगा कॉसेक π + π/6 और ये बन जाएगा सेक 2π - π/3। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, जैसे यहाँ पर ये मैं क्वाड्रेंट बना देता हूँ। ठीक है, ये क्वाड्रेंट है 0 डिग्री, रेडियन में बात करेंगे तो ये π/2, ये पाए, ये होगा 3π/2 और ये हो जाएगा 2π। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात करें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है ना, अब बात करें अपन सबसे पहले, देखो यहाँ पर क्या रहा, कॉसेक π + π/6 की बात कर रहे हैं, तो π + थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आता है, π + थीटा का मतलब आता है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है ना,
और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अगर अपन बात करें तो कोसेक की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो कोसेक पाई प्लस थीटा जो है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ऑफ कोसेक थीटा। ठीक है, सिमिलरली सेक यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 2 पाई माइनस थीटा की बात कर रहे हैं अपन, 2 पाई माइनस थीटा। तो अब देखो मुझे बताओ 2 पाई माइनस थीटा में कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, 2 पाई माइनस थीटा में फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक होता है पॉजिटिव। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, सेक थीटा। ठीक है भाई, चलिए तो वैल्यूज़ अपन यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये कितना बनेगा देखो, माइनस ऑफ कॉसेक पाई प्लस थीटा, तो ये बन जाएगा पाई बाय 6। ठीक है, और 2 पाई माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपको पता हो तो एक तो कॉस और एक सेक पॉजिटिव होता है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो यहाँ पर देखो एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो सेक थीटा आ जाएगा, सेक थीटा की जगह कितना है, पाई बाय 6 है। अब देखो कॉसेक पाई बाय 6 की वैल्यू होगी 2 और सेक पाई बाय 3, सेक पाई बाय 3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -4 के इक्वल। -4 मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका सही आंसर था। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देखो ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। तो ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस हमें मिल गए हैं एनडीए के एग्जाम में। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th से ही है, इसलिए मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोल दिया है क्लास 11th और क्लास 12th आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अपन। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आ रहा है डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट को अपन बोलते हैं हिंदी में सारणिक, सारणिक। ठीक है ना, और सारणिक जो है ये क्लास 12th का आपका चैप्टर है, क्लास 12th में आप पढ़ते हो इसको। ठीक है, तो देखो अब क्लास 12th से भी क्वेश्चन उठकर आया है, क्या बोला है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल दे रखी है आपको, x के इक्वल, सॉरी 0 के इक्वल दे रखी है, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये जो सारणिक आपके पास है, जो डिटर्मिनेंट आपके पास है, इसका ऑर्डर, इसका क्रम कितना है, 3×3 क्रम का है। 3×3 ऑर्डर इसका, थर्ड ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट है। तो थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के लिए साइन स्कीम भी आपने पढ़ी होगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। ठीक है ना, ये पढ़ा है। तो अब यहाँ पर देखो इन साइन स्कीम का यूज़ अपन कैसे करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि जो डिटर्मिनेंट होता है, जो सारणिक होती है, हम उसको किसी भी रो का मतलब किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ, किसी भी कॉलम की रेस्पेक्ट में ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान क्या रखना है कि आप जिस भी पंक्ति या कॉलम के सापेक्ष विस्तार कर रहे हो, जिस भी रो या जिस भी कॉलम के रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंशन कर रहे हो, तो आपको साइन भी उसी का लेना है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ आपको मैं नोट डलवा के लिखवा देता हूँ। ठीक है, क्या होता है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते टाइम आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता रखने हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए। तो क्या होगा देखो, डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है, आपको जिस भी रो या जिस भी कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हो, आपको उसी की रेस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट with respect to the row or column having maximum number of zeros। जिस रो या जिस भी कॉलम में या जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में सबसे ज़्यादा जीरो हैं, आप उसी के रेस्पेक्ट में उसको ओपन कर दो। तो यहाँ पर देखो जो डिटर्मिनेंट है ना, इसमें आपको क्या बोला है, जो सेकंड रो है, जो दूसरी पंक्ति है, इसमें जीरोस सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। देखो आ रहे नहीं आ रहे, इसमें तो 2 एलिमेंट तो जीरो ही आ रहे हैं, केवल एक ही एलिमेंट बच रहा है। तो
तो अब आप क्या करो, यहाँ पर R2 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दो, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष अपन इसका विस्तार करेंगे। तो जब दूसरी पंक्ति के सापेक्ष अपन बात करेंगे तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो भी किसका आएगा, सेकंड रो का ही आएगा, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, माइनस प्लस माइनस। अब एक्सपेंशन कैसे करते हैं, आई थिंक आप सभी को एक्सपेंशन आता होगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, R2 का सबसे पहला एलिमेंट लेना है जो कितना है 0, और इसके साथ साइन क्या आएगा, माइनस। अब 0 लेने के बाद आपको क्या करना है, ये जो 0 आ रहा है ये जिस रो और जिस कॉलम में, जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में आ रहा है ना, आप उसको ढक दो। उसको ढकने का मतलब क्या है, देखो मैं हाइलाइटर से आपको बता देता हूँ। जैसे हमने ये स्तंभ और ये पंक्ति ये हमने ढक दी, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको कौन से 4 एलिमेंट नज़र आ रहे हैं बताओ, 1, 3, x एंड 4, ये नज़र आ रहा है क्या, 1, 3, x एंड 4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो सेकंड एलिमेंट किसका है, प्लस का, प्लस 0, 0। अब ये जो 0 लिखा है हमने, ये कौन सा एलिमेंट लिखा है 0 में, ये 0 में हमने लिखा है दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, ये वाला 0 हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब ये 0 किस रो में आ रहा है, सेकंड रो में आ रहा है, तो आप इसको ढक दो। और कौन से कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो इसको भी ढक दो, ठीक है ना। तो अब आपके सामने 4 एलिमेंट कौन कौन से दिखेंगे, x, 3, 1 एंड 4, x, 3, 1 एंड 4, ठीक है भाई। तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब अपन देख लेते हैं यहाँ पर थर्ड एलिमेंट के लिए साइन क्या आएगा, माइनस, और थर्ड एलिमेंट क्या है यहाँ पे 1, तो ये यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसको, -1, -1 है। अब इसको अपन एक्सपेंड करेंगे, तो 1 जिस भी रो और जिस भी कॉलम में आ रहा है आप उसको ढक दो, तो ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है। इसको ढकने के बाद आपको यहाँ पर 4 एलिमेंट कौन कौन से दिखेंगे, x, 1, 1 एंड x, x, 1, 1 एंड x, तो ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो अब देखो यहाँ पर इसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ये तो 0 बन जाएगा। 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा ना। ये भी 0 है, तो ये तो बना -0 + 0 माइनस, यहाँ पर आप क्या करो, x इंटू एक्स, ये बनेगा x² माइनस ये बनेगा 1 इक्वल टू 0, x² - 1 इक्वल टू बनेगा 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस और -1, x की वैल्यू +-1 है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, ठीक है। तो बहुत ही इजी लेवल का पेपर था इस बार, बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो ये एक और ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड आ गया। देखो ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपको मिल गया है ना, तीसरा क्वेश्चन आपको मिल रहा है ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपको मिला है यहाँ पे, 3 क्वेश्चन तो अभी तक हमें ट्रिग्नोमेट्री पर मिल गए हैं, तो देखो आगे हो सकता है और भी मिल जाए। अब ये जो आपको क्वेश्चन है इसमें आपको क्या गिवन है, देखो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट सीरीज गिवन है, ठीक है ना। क्या गिवन है आपको यहाँ पे, प्रोडक्ट सीरीज। प्रोडक्ट सीरीज के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, अब इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट सीरीज के क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम, यहाँ पर क्या है, देखो 10 की प्रोडक्ट सीरीज है, सारे के सारे जो एलिमेंट, जो टर्म्स आ रही हैं, जितने भी पद आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कभी भी अगर प्रोडक्ट सीरीज आती है तो आपको क्या करना है, आपको करना है स्टेप नंबर, इसकी स्टेप क्या है, इसकी स्टेप है ब्रेक द सीरीज into 2 equal parts। ब्रेक द सीरीज into 2 इक्वल पार्ट्स। आपको क्या करना है, ये जो सीरीज़ है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज आ रही है प्रोडक्ट में, कोई सी भी प्रोडक्ट सीरीज आती है उसको करने का एक ही तरीका है, आप क्या करो, उस सीरीज़ को तोड़ दो 2 बराबर भागों में, ठीक है। अब 2 बराबर भागों में तोड़ने के लिए यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो एंगल आ रहे हैं ना, वो एंगल किस टाइप के आ रहे हैं। देखो यहाँ पर आपको बोला है 31 डिग्री, 33, 35, 57, 59 तक चल रहा है, ठीक है ना। तो सारे के सारे एंगल जो है वो ऑड आ रहे हैं, विषम आ रहे हैं, सारे के सारे एंगल क्या आ रहे हैं, विषम आ रहे हैं, विषम एंगल आ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पर आपको इसे तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 31 से स्टार्ट हो रहा है और 59 तक जा रहा है, सारी विषम संख्याएं आ रही हैं, तो इसके बीच में 45 भी आ रहा होगा। तो अब आप क्या करो, इसको 45 डिग्री पे तोड़ दो। 45 डिग्री पे तोड़ने का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सीरीज़ है ना, जो प्रोडक्ट सीरीज़ आपके सामने है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सॉल्व करने का बहुत ही ईजीएस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। tan 31, tan 33, tan 35, tan 43, tan 45, 45 पे तो तोड़ना है, तो 45 के पहले क्या आ रहा होगा आपको वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 45 के पहले आ रहा होगा 43, 45 के बाद में क्या आ रहा होगा बताओ, 47 आ रहा होगा ना। तो अब आप क्या करो, उसको इस तरीके से लिख दो, रिवर्स में मैं लेकर जा रहा हूँ ना इसको। 47, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, लास्ट में क्या टर्म आ रही है बताओ, 1059, तो 1059 को आप 31 के नीचे लिख दो इस तरीके से। इसके पहले आ रहा होगा 1057 और इसके पहले क्या आ रहा होगा 1055, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो ध्यान से देखना। थोड़ा सा अपन इसको लॉजिकली अगर अपन देखना चाहें तो देखो ये सारे के सारे तो प्रोडक्ट में है ना, सारे के सारे प्रोडक्ट में है, तो हम क्या करेंगे, इनका पेयर बना देते हैं। ये हमने इनको का पेयर बना दी, इनका जोड़ा बना दिया इस तरीके से, ठीक है ना। ये सारे के सारे किसमें, मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है भाई, ये हमने पेयर बना दिया। अब यहाँ पर देखो मज़े की बात क्या है, जैसे 31 डिग्री की बात करें तो 31 डिग्री प्लस 59 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, 90 डिग्री है कि नहीं। 33 प्लस 57, तो ये भी कितना होगा 90। 35 प्लस 55, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर अपन बात करें तो 43 प्लस 47 भी कितना होगा 90 डिग्री। तो ये तो सब 90 डिग्री आ रहा है इन सबका सम। देखो इस पेयर में जो आपको एंगल मिल रहे हैं, इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। इसी तरीके से इन दोनों का सम भी 90 डिग्री है, इनका भी सम 90 डिग्री आ रहा है, सभी का सम 90 डिग्री आ रहा है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं अपन, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं अपन यहाँ पे। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर मान लो दो एंगल का सम, अगर दो एंगल का सम किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल हो, दो एंगल का सम किसके इक्वल आ रहा है, 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है, देन tan A इंटू tan B, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो प्रोडक्ट सीरीज में आपको ये आइडेंटिटी बहुत ही काम आने वाली है। तो अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है तो tan A इंटू tan B की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आप देखो a की जगह यहाँ पर 31 है और b की जगह कितना है 59 है, तो इन दोनों का सम भी 1 आ रहा है और ये प्रोडक्ट फॉर्मेट में है, ये सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट सीरीज तो थी, हमने तो इसको अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से लिखा है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, ये भी 1 हो जाएगा। और देखो tan 45 डिग्री है, इसकी वैल्यू भी 1 ही होती है। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल, ऑप्शन सी, ठीक है। बात आई समझ में। ये जो आइडेंटिटी है ना a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, बहुत काम की आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री में आती है। चलिए अब देखो सेकंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वापस से देखो डिटर्मिनेंट पर आ गया। डिटर्मिनेंट पर बेस्ट क्वेश्चन ये हमें सेकंड क्वेश्चन देखने को मिला है डिटर्मिनेंट पर। एक क्वेश्चन अभी हमने पहले भी सॉल्व किया है और ये दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन बात करें, आपको एक डरावनी सी वैल्यू दे रखी है एफ ऑफ एक्स की। ये डरावनी सी जो वैल्यू है, इसमें आपको क्या करना है, एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1, इन तीनों की वैल्यूज़ का सम आपको निकालना है, इन तीनों का योग आपको निकालना है किसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो अब देखो ये डरावनी वैल्यू को देखकर डरना नहीं है ना बिल्कुल भी। माउंटेन ड्यू पियो, बिकॉज डर के आगे जीत है, और आगे बढ़ो। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, अपन उसकी बात कर लेते हैं किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन से डील करनी है। यहाँ पर आपको देखो एफ ऑफ -1 की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको सॉल्व मत करो ना, आप क्या करो यहाँ पर x की जगह क्या रख दो, -1 रख दो।
तो आपको एफ ऑफ -1 की वैल्यू मिलेगी। देखो एक एक करके अपन निकालते हैं। एफ ऑफ -1 के लिए क्या करना है, एक्स की जगह -1 रख देना है। तो इसमें जहाँ जहाँ पर भी x है ना, -1 रख दो। तो क्या क्या बन जाएगा बताओ, 1 -2 और ये बन जाएगा 3 इंटू -1 -3 -3 इंटू -2 बन जाएगा 6। ठीक है भाई, यहाँ पर अपन रख देते हैं। तो ये होगा -1 -1 इंटू -2 बन जाएगा 2 और ये बनेगा देखो 2 -2 -3। तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 ये बन जाएगा 12। यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये बनेगा 0, यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये भी बनेगा 0 और यहाँ भी -1 रखेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 0। अच्छा, तो यहाँ पर देखो जो कॉलम 3 है ना, कॉलम 3 के तो सारे एलिमेंट 0 आ गए। तो मज़े की बात क्या है, देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है उसकी बात कर लेते हैं पहले। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में इफ ऑल एलिमेंट्स इन अ रो और कॉलम आर 0, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होंगे, देन द वैल्यू ऑफ determinant will be 0। तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हिंदी में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। देखो, किसी भी सारणिक में अगर किसी भी स्तंभ या किसी भी पंक्ति के सारे अवयव 0 हो तो उस केस में उस सारणिक का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो एफ ऑफ -1 की वैल्यू 0 आ गई। अब इसी तरीके से अपन एफ ऑफ 1 निकालेंगे। एफ ऑफ 1 निकालने के लिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जितनी भी जगह x है वहाँ पर 1 लिख देना है। तो देखो कॉलम 1 में बात करेंगे तो क्या आएगा 1, ये आएगा 2 और यहाँ पर 1 -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0। कॉलम 2 की बात करते हैं तो ये आएगा 1, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये बनेगा 0, यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 0। कॉलम 3 की बात करेंगे तो 1 + 1 ही हो जाएगा 2, 1 + 1 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और ये बन जाएगा 0। तो यहाँ पर भी देखो आप, जो थर्ड रो आ रही है, थर्ड रो के भी सारे के सारे एलिमेंट क्या बन रहे हैं, 0 बन रहे हैं। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई नहीं आई बात समझ में। अब लास्ट आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 भी अपन निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 कैसे निकलेगा, एक्स की जगह 0 रख दो। तो एक्स की जगह 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, देखो 1 0 0, ये बनेगा 0 0 और ये आ जाएगा 4। 0 यहाँ रखेंगे ना, 0 -1 -1 इंटू -2 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर अपन बात करें तो ये कितना बनेगा 1, ये बनेगा 0 और ये भी बनेगा 0। तो देखो यहाँ पर जो सेकंड रो आ रही है, सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स क्या बन रहे हैं, 0 बन रहे हैं। तो इसकी वैल्यू भी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। अब तीनों की वैल्यू 0 है तो एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1, तो इनकी वैल्यू भी क्या बनेगी बताओ, 0 + 0 + 0 = 0। ये आपका आंसर है, ऑप्शन है। आई बात समझ में। बहुत ही ईजी पेपर था ना, ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको आनी चाहिए, आपको इससे सॉल्व नहीं करना था, आपको इसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, यहाँ पर आपसे कहा है द इक्वेशन, ये आपको एक ITF पर बेस्ड क्वेश्चन है, ITF पर बेस्ड क्वेश्चन है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ITF, तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बोला है, देखो साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x = π/6 है। तो x की कितनी वैल्यूज़ आपको मिलेगी, जितनी x की वैल्यूज़ मिलेगी उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर ऑप्शन बताना है। यहाँ पर आपसे देखो ऑप्शन में क्या बोला है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का
लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ पर आपको x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिले जिसके लिए ये समीकरण संतुष्ट हो जाए, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो उस केस में आएगा नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब केवल और केवल एक ही वैल्यू अगर आपको मिले। टू सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? दो हल, ठीक है ना, x की दो वैल्यूज आपको मिले। और इन्फाइनाइटली मैनी, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब होता है अनंत हल। अनंत हल का मतलब क्या है कि x की बहुत सारी ऐसी वैल्यूज मिल जाएं आपको जिसके लिए समीकरण संतुष्ट हो रही हो, तो उस केस में क्या आएगा? अनंत हल आएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। चलिए, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक बेसिक आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं जो आपने ITF में पढ़ी होगी। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के बीच में एक रिलेशन होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? π/2 के इक्वल होती है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करो, यहाँ से कॉस इनवर्स x की वैल्यू निकाल लो साइन के फॉर्मेट में। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x ऐसा आ जाएगा। इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो क्या बनेगा? देखो, साइन इनवर्स x माइनस π/2 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/6, ठीक है। तो ये बनेगा, देखो, 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 प्लस π/6। तो π/6 और π/2 में 6 LCM आ जाएगा, तो ये 4π/6 बनेगा। तो साइन इनवर्स x जो है वो बनेगा 2π/6। 2π/6 का मतलब कितना हो जाएगा? π/3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी साइन π/3 के इक्वल। साइन π/3 मीन साइन 60, वैल्यू कितनी होगी? √3/2। तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यू आपको मिल रही है? x की केवल और केवल एक ही वैल्यू आपको मिल रही है, तो ऑप्शन बी होगा यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। यूनिक सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो आपको क्या गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देखो, आपको बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो एक्सप्रेशन देकर घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि हमें तो 24 डिग्री और 66 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, हम कैसे वैल्यू निकालें इसकी। तो घबराने वाली बात नहीं है। देखो क्या होगा, यहाँ पर लॉजिक क्या लगेगा उसकी बात करते हैं। लॉजिकली क्वेश्चंस आते हैं ना, लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा टिपिकल नहीं आएंगे। तो ये हो जाएगा साइन 24 डिग्री माइनस कॉस 66 डिग्री। बस आपको एक लॉजिक क्लिक करना चाहिए उस इंस्टेंट पर। अगर आपको लॉजिक क्लिक कर जाता है तो क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर लोगे। देखो यहाँ पर क्या है, 24 डिग्री और 66 डिग्री आपको दे रखा है, तो थोड़ा सा अपन इनके बारे में बात कर लें। 24 डिग्री प्लस 66 डिग्री अगर अपन करते हैं तो किसके इक्वल होता है? कि 90 डिग्री के इक्वल आ जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो 66 डिग्री को आप लिख सकते हो क्या? 90 डिग्री माइनस 24 डिग्री। तो कॉस ले लो आप, बिकॉज 66 जो है वो कॉस के साथ ही गिवन है, देखो दोनों टर्म। तो कॉस 66 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस 90 माइनस 24 डिग्री के इक्वल होगा क्या? तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ? कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। तो कॉस 66 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन 24 डिग्री के इक्वल, ठीक है ना। तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर कॉस 66 की जगह साइन 24 डिग्री लिख दो बस। तो यहाँ पर अपन साइन 24 डिग्री लिख देंगे और यहाँ पर भी अपन साइन 24 डिग्री लिख देते हैं, माइनस साइन 24 डिग्री। अच्छा देखो, ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा? देखो, ये बन जाएगा 2 साइन 24 डिग्री इंटू 0। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। ऑप्शन बी। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो, ज़्यादा आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को करने में, इजीली आप कर लोगे। नेक्स्ट वन बात करते हैं।
नेक्स्ट वन में देखो आपसे क्या बोला है, अ कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कॉर्ड का मतलब यहाँ पर है जीवा से। तो जीवा क्या होती है आप सभी को पता होगी। जैसे कि यहाँ पर सर्कल की बात हो रही है, तो अगर किसी सर्कल को कोई लाइन कट करते हुए काटते हुए निकले तो इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, इस लाइन को ही हम बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब जीवा, ठीक है ना। तो इसकी बात हो रही है, अ कॉर्ड सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है, देखो यूनिट सर्कल को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिट सर्कल का मतलब है इकाई वृत्त। इकाई वृत्त का मतलब क्या होता है, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस किसके इक्वल हो, 1 यूनिट हो। ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस कितनी हो, 1 हो, उसको बोलते हैं यूनिट सर्कल, ठीक है ना। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अपन एक फिगर बनाते हैं। ज्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है और ज्योमेट्री वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आप सभी को फिगर बनाकर ही करना है, ठीक है। तो ये सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, इसको ओ बोल देते हैं अपन। और ये कोई कॉर्ड हो गई, इस कॉर्ड को अपन बोल देते हैं ये कॉर्ड ए बी, ठीक है ना। ए को अगर अपन ओ से मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, रेडियस। ओ को अपन बी से मिलाएंगे तो भी क्या मिलेगा, रेडियस। तो रेडियस कितनी है, 1 यूनिट तो रेडियस है। और ये जो एंगल है ये कितना आ रहा है, ये एंगल आपको दे रखा है 120 डिग्री। देखो आपसे बोला है कि अगर कोई जीवा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। सबटेंड करने का मतलब क्या होता है, अंतरित करना, ठीक है। अंतरित करती है, सबटेंड करती है, तो उसका मतलब क्या होगा कि उस जीवा के जो एंड पॉइंट होंगे उन दोनों पॉइंट्स को अगर आप सर्कल के सेंटर से मिलाओगे तो जो एंगल बनेगा वो एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है क्या, ए ओ बी। ट्राइंगल ए ओ बी की बात अपन करते हैं। तो ट्राइंगल ए ओ बी किस टाइप का ट्राइंगल है बताओ। ट्राइंगल ए ओ बी जो है ये इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु, मतलब ऐसा त्रिभुज, ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पर देखो ओ ए और ओ बी क्या है, बराबर है। ये एंगल आपको दे रखा है कितना, 120 डिग्री। अब अगर मैं ओ से ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ इस तरीके से, तो वो क्या करेगा, ए बी को दो बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है ना। आपको ए बी की लंबाई ही निकालनी है। ए बी जो है वो कॉर्ड है, देखो आपसे बोला है लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो जो ए बी होगा वो क्या है, कॉर्ड की लंबाई है, जीवा की लंबाई है, ये आपको निकालनी है। तो अब आप क्या करो, लेट ए बी अपन ले लेते हैं कितना है, 2x। तो हाफ ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी आ जाएगा x। तो यहाँ से आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, इसको d नाम दे देता हूँ मैं। तो यहाँ से लेके ये जो b से d तक की जो लेंथ है वो हो जाएगी x यूनिट। ये 90 डिग्री है। एक बात और आप बताओ, जैसे किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में, अगर उसके शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर अपन लंब डालते हैं तो उस शीर्ष का जो कोण होता है वो कोण भी क्या हो जाता है, समद्विभाजित हो जाता है, नहीं हो जाता। तो यहाँ पर जो 120 डिग्री है इसके दो पार्ट हो जाएंगे, 60 डिग्री और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो थोड़ा मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा है क्या, ट्राइंगल बी ओ डी, क्या ये ट्राइंगल नज़र आ रहा है क्या आपको, बताओ। ट्राइंगल बी ओ डी नज़र आ रहा है ना, इसको मैं साइड में बना देता हूँ ना अपने रेफरेंस के लिए। ये इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है, ओ ये है डी और ये है बी। ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 1 यूनिट है, ये एक्स है और ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। इसको थोड़ा और अच्छे से अगर अपन रोटेट करें, घुमा दें, तो इसको अपन ऐसे बना सकते हैं। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। ये ओ, ये डी और ये बी। तो ओ बी कितना है 1, बी डी कितना है x,
और एंगल ये कितना दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको परपेंडिकुलर मीन्स लंब पता हो और हाइपोटेनियस मतलब कर्ण पता हो, तो लंब और कर्ण में क्या रिलेशन होता है, साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू आपको मिली √3/2। अब अगर x की वैल्यू √3/2 है तो a भी कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये बन जाएगा √3 यूनिट्स। ठीक है, √3 यूनिट्स, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट ही है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट है ना, और ये तो छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट है, आई थिंक क्लास 9th में ही आपने पढ़ लिया होगा ये। ठीक है ना, तो उस पर बेस्ड भी देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है देखो लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आपने जो क्लास पढ़ ली है तो आगे बढ़ते ही उस क्लास का आप कॉन्सेप्ट भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है ना। चलिए नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोला है आपसे, इसमें आपको बोला है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और 1 प्लस टेन थीटा प्लस साइक थीटा है, तो इनकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको ये बताना है। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे 1 प्लस कॉट थीटा को कॉस और साइन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/साइन थीटा, और सेक थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, इन सबको आप कॉस और साइन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो सबसे पहले। तो कॉस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा 1/साइन थीटा। 1 प्लस टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को लिखेंगे 1/कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लो, यहाँ पर साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा एलसीएम आने के बाद क्या बनेगा देखो, ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। यहाँ पर आप कॉस थीटा एलसीएम ले लो, कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1, ऐसा बनेगा क्या। अब थोड़ा और अगर अपन यहाँ पर लॉजिक लगाएं तो आप क्या करोगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसको आप ए लेट कर लो थोड़ी देर के लिए, तो ये होगा a माइनस बी, और ये क्या आ रहा है a प्लस बी, और ये दोनों किस फॉर्मेट में है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो एक बात मुझे बताओ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है क्या। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बात करें अपन, देखो एक और डायरेक्ट रिजल्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल। तो वो रिज़ल्ट आप यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा देखो, 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 2 साइन थीटा
कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा ये दोनों तो यहीं पर ही शहीद हो गए ना, तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा 2, ये आपका आंसर है। तो 2 कौन से ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पर बेस देखो एक और आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल गया है, हो सकता है हमें आगे भी देखने को मिले। चलिए नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो ये वापस से ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। तो देख लो, आप सोच सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको क्या बोला है, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू इनमें से किसकी इक्वल होगी, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखो आपको जो रिजल्ट्स गिवन है ना, जो फॉर्मेशन है वो tan और cot में है, यहाँ भी tan और cot में है। तो cot और tan में तो हमारे पास रिलेशन है, cot थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है 1/tan थीटा के इक्वल। तो वो यहाँ पर लगा दो ना आप, यहाँ पर अपन अप्लाई कर देते हैं, देखो क्या होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये तो एज इट इज़ रहेगा 1 प्लस यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो कॉट स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो कॉट स्क्वायर थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, माइनस 1 - tan थीटा अपॉन 1 माइनस ये क्या आ रहा है, कॉट थीटा को अपन लिख सकते हैं 1/tan थीटा, इसका क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ एलसीएम ले लो इसको, tan स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, माइनस यहाँ पर भी अपन इसी तरीके से एलसीएम लेंगे तो ये tan थीटा जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा tan थीटा 1 - tan थीटा अपॉन ये बनेगा tan थीटा -1 का होल स्क्वायर। ये दोनों तो ख़त्म हो गए, तो यहाँ तो आपके पास बचेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस, आप क्या करो, जो डिनोमिनेटर आ रहा है ना, हर जो आ रहा है इसमें से आप माइनस बाहर ले लोगे, तो ये माइनस यहाँ पर लिख दिया मैंने, -tan थीटा 1 - tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब -tan थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही होता है ना, तो माइनस tan थीटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो 0 कौन से ऑप्शन में, देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, तो बहुत ही इजी पेपर आया था, देखो बहुत इजीली आप लोग इसको कर सकते हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वीडियो देख रहे होंगे जो ईमानदारी से, तो उनको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना किसी भी कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग, अगर आपको डाउट है तो डाउट के लिए आप क्या करो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9529157065। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बोला है आपसे, व्हाट इज द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो ये जो साइड की लेंथ आपको गिवन है ना, ये आपको केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। ठीक है ना, इस पर आपको ध्यान ही नहीं देना है बिल्कुल। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, बहुत इजीली मैं आपको इसमें अभी बताने वाला हूँ। देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन का मतलब होता है अष्टभुज, अष्टभुज। ठीक है ना, इंटीरियर का मतलब होता है अंतरिम या आंतरिक। ठीक है, एंगल का मतलब आप सभी जानते हो कोण, रेगुलर का मतलब होता है सम,
सम अष्टभुज, रेगुलर ऑक्टागन, सम अष्टभुज का मतलब क्या होता है, अब अपन इसकी बात कर लेते हैं पहले। तो अपन बात कर लेते हैं रेगुलर पॉलीगन की। रेगुलर पॉलीगन, सम बहुभुज, सम बहुभुज, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है कि कोई भी ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, मतलब ये सारी की सारी भुजाओं की जो लेंथ है वो क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो इस प्रकार का जो भी आपके पास बहुभुज बनेगा, जो पॉलीगन आपको मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। तो यहाँ पर जैसे अष्टभुज की बात हो रही है, तो अष्टभुज में भी 8 भुजाएं आएगी, 8 साइड्स आएंगी, इसलिए इसको हमने अष्टभुज नाम दिया है। रेगुलर है मतलब सम अष्टभुज है। सम अष्टभुज होने का मतलब क्या है कि सभी की साइड की जो लेंथ है वो बराबर आ जाएगी, किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। आपको इस 2 पर तो फोकस करना ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो, आपको रेगुलर पॉलीगन का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देता हूँ। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, इन रेगुलर पॉलीगन ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है n-2 इंटू पाई अपॉन n, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण निकालने का सूत्र। किसी भी सम बहुभुज का आंतरिक कोण अगर आपको निकालना होगा तो आप ये फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पर n क्या है, n है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स का मतलब क्या हो गया, भुजाओं की संख्या। तो यहाँ तो हमें केवल भुजाओं की संख्या से मतलब है, भुजाओं की लंबाई क्या है ना, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था यहाँ पे। तो ऑक्टागन की बात करेंगे, अष्टभुज की बात करेंगे, तो अष्टभुज के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ ऑक्टागन, अष्टभुज के केस में जो भुजाओं की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, 8 के। तो इसीलिए यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा बताओ, इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की जगह क्या रख देंगे, 8। तो 8-2 अपॉन 8 इंटू पाई, 8-2 का मतलब कितना हो गया, 6 पाई बाय 8। इसको आप 2 से कैंसिल कर दो तो ये बन जाएगा 3 पाई बाय 4, ठीक है। 3 पाई बाय 4 आपका आंसर है। 3 पाई बाय 4 कौन से ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट इसमें ये था, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग चाहो तो नोट कर लेना। ये कॉन्सेप्ट है इसमें कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में अगर आपको इंटीरियर एंगल निकालना है तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए आप ये इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद फिर वीडियो को यहीं पर ही अपन एंड करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम इतना ही डिस्कस कर पाएंगे, उसके बाद फिर हम पार्ट 2 में इसके आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 की अपन बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या बोला है। अब देखो इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, अपन उसकी बात कर लेते हैं पहले। यहाँ पर आपको क्या बोला है कि 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा इक्वल टू 25 है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आपको ये बतानी है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में अपन सबसे पहले बात करेंगे। नोट डालकर आप लिख लो। क्या होता है, देखो कभी भी अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन होता है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये कैसे पता चलेगा, देखो अगर दोनों में साइन और कोस में जो एंगल है ना वो सेम आ रहा है
जैसे देखो यहाँ पर भी थीटा आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। तो कभी भी अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन होता है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं अपन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ये आपकी स्टेप नंबर 1 है। अब देखो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है ना, ऐसा कुछ बनेगा। उसके बाद आप क्या करो, इसको कॉस एल्फा लेट कर लो, इसको आप साइन एल्फा लेट कर लो, तो ये कुछ इस टाइप से एक्सप्रेशन आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस एल्फा प्लस कॉस थीटा साइन एल्फा। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा हुआ है ना। फॉर्मूला क्या है ये बताओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है मुझे जल्दी से बताओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है ना, एक तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, देखो जो अल्फा है ना, ये अल्फा तो हमने लेट किया था यहाँ पर, देखो ये हमने लेट किए, साइन अल्फा और कॉस अल्फा हमने लेट किए थे। तो अब अल्फा की वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए ना। तो जो अल्फा होता है, अल्फा होगा tan इनवर्स बी बाय ए। ठीक है, tan इनवर्स बी बाय ए, ये आपके पास अल्फा निकल के आता है। आप इसे नोट डाउन कर लेना, इस कॉन्सेप्ट को मैं रब करने वाला हूँ इसको, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन क्वेश्चन पर आते हैं ना, इस कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो क्या गिवन है आपको यहाँ पर गिवन है 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा इक्वल टू 25। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है बताओ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 24 स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 576 स्क्वायर रूट ऑफ 625। तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 25 की। तो आपको क्या करना है, 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप LHS को। तो ये क्या बनेगा, देखो 25 7 बाय 25 इंटू साइन थीटा प्लस 24 बाय 25 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 25। ठीक है, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ पर लेट कर लो 7 बाय 25 को कॉस एल्फा और 24 बाय 25 को आप लेट कर लो साइन एल्फा। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा साइन थीटा कॉस एल्फा प्लस कॉस थीटा साइन एल्फा इक्वल टू 1। यहाँ से देखो वापस से वही फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा प्लस एल्फा इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 1 की बात करेंगे तो देखो क्या होता है, 1 किसके इक्वल होता है, यहाँ साइन का फॉर्मूला है, साइन का टर्म आ रहा है, तो 1 को साइन के टर्म में क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ना ऐसा। तो आप यहाँ पर क्या करो, जो साइन थीटा प्लस एल्फा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन π/2 के इक्वल। तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा प्लस एल्फा इक्वल टू हो जाएगा π/2। ऐसा होगा क्या, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिली बताओ, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी π/2 माइनस एल्फा। अब आपको क्या क्या निकालना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से अपन निकालते हैं। तो सबसे पहले आप साइन ले लो दोनों तरफ, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन
पाई बाय 2 माइनस एल्फा, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस एल्फा क्या हो जाएगा, कॉस एल्फा, और कॉस एल्फा की वैल्यू किसके इक्वल है बताओ, 24/25, ठीक है। सिमिलरली ये सिमिलरली का सिंबल होता है। कॉस थीटा की बात करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, कॉस पाई बाय 2 माइनस एल्फा के इक्वल। कॉस थीटा जो है वो बन जाएगा साइन एल्फा, और साइन एल्फा की वैल्यू कितनी है, 7/25, ठीक है ना, सॉरी कॉस, हाँ ठीक है, साइन एल्फा की वैल्यू है 24/25 और कॉस एल्फा की वैल्यू है 7/25, हमने उल्टा लिख दिया। यहाँ तो आएगा 7/25 और यहाँ पर आएगा 24/25, ठीक है। अब क्या करना है आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 7/25 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है 24/25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 25 आप एलसीएम ले लो, तो 7 + 24 इट विल बी इक्वल टू 31/25, ये आपका फाइनल आंसर है। 31/25 देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक का डिस्कशन था आज की वीडियो में। पार्ट 1 में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट अगर आपको डिस्कस करना हो, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9529157065 पे, ठीक है ना। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, आपके जो भी डाउट होंगे वो जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे और अपकमिंग वीडियो में हम उनको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।